हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडीपीओ का एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है। और यदि आप लोग की तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारी है तो हम अच्छे मार्क्स कैसे पाएँ, है ना। तो इस बारे में हम आज मतलब डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैम बता दीजिए कि कैसे डाउनलोड करना है। चलो तो देख लेते हैं। MPPSC ADPO, ADPO, एक मिनट। नहीं, MPPSC बस टाइप करते हैं ना, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहीं से डाउनलोड करेंगे। चलो, MPPSC आ गया, इस पर हम टैप कर देंगे। ये ओपन हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो रहा है, इस पर हम टैप कर देंगे। टैप करेंगे क्या? चलो, टैप कर दिया। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है। एक बार हम फिर से जाते हैं, क्योंकि आपको दिखा नहीं होगा ना कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखो, ये इसकी मेन वेबसाइट है, MPPSC की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और यहाँ पे व्हाट्स न्यू। चलो, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? नोटिफिकेशन। ये देखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, तो ऐसे ही हाईलाइटेड होगा यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे आप टैप कर दोगे। चलो, हमने टैप कर दिया। क्योंकि मैंने पहले से टैप किया था, इसलिए वो हाईलाइटेड नहीं हो रहा था, मूव भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और आप डाउनलोड करोगे ना तब से मूव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये देखो, यहाँ पे अपना आप इंटर एप्लीकेशन नंबर, जो आपने एप्लीकेशन जब आपने भरा था फॉर्म, ये तो बहुत पुराना हो गया है, शायद 1 साल पहले भरा होगा आपने ADPO का। तब इंटर एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर उसके बाद इंटर ऑफ डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ बर्थ डालना है। कैसे डालना है? डे डालना है, किस दिन आप पैदा हुए, फिर मंथ्स, फिर ईयर। इस तरीके से आपको रखना है। और यहाँ पे 1+6 क्या होता है? 7। मतलब जो भी आएगा, यदि जो भी कैप्चा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। और यदि यहाँ पे माइनस में आता है तो माइनस भी करना है ना। कभी भी कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया लो प्लस में देख लिया है तो प्लस ही करते जा रहे हैं। नहीं, जो वहाँ पे साइन आए, जो यहाँ पे बोले, वही इज इक्वल टू में करना है। ठीक है, और यहाँ से लॉग इन कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब आप लोगों की उल्टी गिनती स्टार्ट होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अभी हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकंड पेपर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। थोड़ा सा रिवीजन करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी भी क्या होता है, एग्जाम के पहले पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हमेशा पूछे जाते हैं MPPSC में। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि MPPSC में क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं, है ना। किसी और के एग्जाम में आए होंगे, MPPSC में ही किसी और के एग्जाम में आए होंगे, तो किसी और के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग के पास ओल्ड पेपर है MPPSC का, मतलब जो फर्स्ट पेपर MPPSC का होता है ना, SSE, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, उसका होता है, तो आप उसका डाउनलोड कर लोगे। और MP, क्योंकि MP का GK ही पूछा जाएगा, तो जो जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वही वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे आप। एक तो एक ही फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या रिवीजन करना है, चलो देख लेते हैं। तो चलिए, हम सिलेबस से ही देखते हुए चलेंगे। परीक्षा योजना के बारे में तो जानते ही हैं कि 150 पूर्णांक का होगा आपका, जो है फर्स्ट पेपर। ठीक है, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम। ये कि आप लोग बहुत रूबरू हैं इससे। 3 घंटे का समय मिलेगा इसमें आपको। देखिए, 100 नंबर का रहेगा आपका सेकेंड पेपर, और फर्स्ट पेपर जो रहेगा वो 50 रहेगा। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो हम पार्ट ए की बात करेंगे तो 50 × 3, तो 5 3 है ना, 15, मतलब 150 हो गया। तो 150 मार्क्स का ये हो गया। और जो पार्ट बी होगा, जिसमें आपके लॉ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 150 मतलब सॉरी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 300 हो गया। 3 घंटे का समय मिलेगा। इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है, जिस मतलब ये इसको समझ के जाना है, ठीक है, ज़रूरी है ये। चलो, अभी देख लेते हैं क्या टोटल कितने का होगा।
450 का होगा टोटल एग्ज़ाम, और साक्षात्कार इंटरव्यू 50, और कुल अंक कितने होंगे 500 के। अभी हमको सिर्फ देखना है, नेगेटिव मार्किंग है इस बात का ध्यान रखें, हमको देखना है सिलेबस। देखो अब आपको रिवीजन करना है, तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान। तो इसमें मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति में साहित्य में आप क्या कर सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के इतिहास जैसे 1857 की क्रांति में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया मध्य प्रदेश के लोगों ने, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है ना। साथ ही साथ में कुछ प्रमुख राजवंश हैं, जैसे होलकर वंश हो गया, सिंधिया वंश हो गया, भोपाल रियासत हो गई, ये है ना, और भी 2-3 वंश ऐसे हैं, उन वंशों का अच्छे से देख लेना। जैसे कि मतलब सिर्फ ये देखिए कि क्या बोलते हैं, किसने, कौन है इस राजवंश के वो, और कौन किसने क्या क्या बनवाया, बस क्या क्या बनाया, ठीक है। देखो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, एक पेज का ये है और एक पेज का ये है, पुणेकर से देख लेना प्रमुख राजवंश, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में आप देख सकते हैं, जैसे पिथौरा, बहुत सारे मतलब जो बहुत ही हमेशा पूछे जाते हैं, उनको उन कला और संस्कृति को पढ़ लेना, और ओल्ड पेपर से देख लेना, है ना, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इससे रिवीजन हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियाँ, इसके लिए एक ग्राफ लेना, है ना। ग्राफ में आप जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनको लिख लेना ग्राफ में, है ना। यहाँ ये मतलब ग्वालियर या चंबल या भिंड साइड कौन सी जातियाँ पाई जाती, जनजातियाँ पाई जाती हैं, इधर पूर्व साइड कौन सी पाई जाती हैं, पश्चिम में कौन सी पाई जाती हैं, और दक्षिण में कौन सी पाई जाती हैं, ये हो जाएगा। उनकी बोलियाँ ज़्यादा तो नहीं आती हैं, प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। टॉप फर्स्ट में कौन सी हैं मध्य प्रदेश में, सबसे मतलब बड़ी जनजाति कौन सी है, सेकंड नंबर में कौन सी है, और पिछड़ी 3 जातियां हैं, है ना, जैसे सहरिया हो गया, भारिया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके थोड़ा देख लेना। अब बोलियां, 2-3 बोलियां देख लेना। बोलियां ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनजातियां ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी रिवीजन का टाइम है, इसलिए मैं मेन टॉपिक बता रही हूँ। चलो अब आगे देख लेते हैं, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत और लोक कलाएं। जैसे लोक संगीत, जैसे लोक नृत्य देख लेना। लोक नृत्य क्या है, राई, है ना, लोक नृत्य राई। और लोक नाट्य क्या है, नाट्य और नृत्य में अलग अलग अंतर है। नृत्य जो होता है वो नृत्य किया जाता है, घूम फिर फिर के डांस किया जाता है ना, इसमें आपके हाथों का मूवमेंट होता है और गाना बजता है। लेकिन नाट्य में आप एक्सप्रेशन करते हो, है ना, नाट्य में आप एक्सप्रेशन देते हो, और मतलब 4-5 लोग होते हैं उसमें, नृत्य में भी 4-5 लोग होते हैं, लेकिन उनमें बॉडी इतनी मूव नहीं करती, किसमें, नाट्य में सिर्फ आपको एक्सप्रेशन करने पड़ते हैं, लेकिन नृत्य में बॉडी बहुत मूव होती है, हाथ पैर भी मूव होते हैं, तो ये अंतर हो गया, है ना। जैसे भरथरी हो गया, कलगी तुर्गा हो गया, सिंगाजी हो गया, इन सब के बारे में देख लेना थोड़ा सा, इतना ही देखना, ज़्यादा नहीं देखना है, तो सब भूल जाओगे। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, तो जैसे प्राचीन काल में कौन से 2-3-4 जो मध्य प्रदेश वाले होंगे, है ना, उनको देख लेना, से कालिदास हो गए। और फिर उसके बाद मतलब मध्यकालीन युग में कौन कौन से साहित्यकार थे, और फिर आधुनिक युग में कौन कौन साहित्यकार थे, 1-2 जो बहुत ही फेमस हैं, है ना, उनको देखना, रचनाएं, ठीक है। और प्रमुख पर्यटन स्थल में जैसे पचमढ़ी हो गया, ठीक है ना, और ग्वालियर का हो गया, जबलपुर का हो गया। जबलपुर में जितने भी पर्यटन स्थल हैं, मतलब जो बहुत ही फेमस है, और ग्वालियर में भी फेमस है ना, 4-5 ऐसे फेमस है, जैसे चतुर्भुज मंदिर हो गया, खजुराहो हो गया, ये तो ग्वालियर में नहीं है, ये तो छतरपुर में खजुराहो, ठीक है ना। और पचमढ़ी, धूपगढ़ की ऊंचाई, ये तो ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या पढ़ना है पर्यटन स्थल में जब आप वो खोलोगे ना, क्या ओल्ड पेपर जो MPPSC ने लिया है, तो आप उससे देख लेना, मैच कर लेना कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मतलब एक लिख लेना और उसको रटते जाना। एटलीस्ट आपको मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बन रहा है हमसे। और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे तात्या भील हो गया, है ना, शंकर शाह हो गया, 3-4 ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है
तो वो कर लेना है। उसके बाद जिनको अभी वो मिला है, पद्म श्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है, कुछ भील जनजाति हैं तो कुछ गौड़ जनजाति हैं, उनको मिला तो उनको रट लेना ज़रूरी है, आ सकते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखें। ये आपका इतना इतिहास में पूरा हो गया। ये कम से कम 4 से 5 6 पेज में आपका पूरा समराइज बन जाएगा और रिवीजन करते जाओ। आज कौन सी डेट है? 10 तारीख है ना। आज सोने से पहले ये हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना, मतलब समराइज कर लेना। पुणेकर में ये राजवंश वगैरह बहुत अच्छे से थोड़े थोड़े दिए हुए हैं तो रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोगों ने ना जो सेकंड पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, इस वजह से फर्स्ट पेपर के लिए आपको बस टाइम नहीं बचा होगा। तो मैं इस वजह से बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपका अच्छा स्कोर कर सको। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, इसमें मध्य प्रदेश के वन, ठीक है ना, और वन के रिपोर्ट में भी वन का रिपोर्ट जो आया था ना, तो उसको थोड़ा देख लेना। पर्वत और नदियाँ, नदियाँ में नर्मदा, ताप्ती, माही, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। चंबल देख लेना, सोन देख लेना, केन देख लेना, बेतवा देख लेना, अभी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो ये है कि उतना ही देखना जितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ज़्यादातर जैसे ताप्ती, नर्मदा, नर्मदा की लंबाई कितनी, टोटल लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, देखो टोटल लंबाई कितनी है मध्य प्रदेश में, लंबाई कितनी है, ये पूछा जा सकता है। और तो ये देख लेना। और इसके बाद चंबल हो गई, हाँ, चंबल कौन सी नदी में जाके मिलती है, ठीक है ना। सोन कौन सी नदी में जाके मिलती है, चंबल अलग नदी में जाके मिलती है, सोन अलग नदी में जाके मिलती है। ये कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस आते ही हमेशा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ये हो गया। और 3 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा हो गई, ताप्ती होगी, और एक माही हो गई। माही 2 बार काटती है ना, 2 बार काटती है, तो इसको भी देख लेना। और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि कर्क रेखा, ये तो ज्योग्राफी में आएगा। तो कर्क रेखा मतलब कितने जिलों से जाती है, ये भी देख लेना आप, है ना। 14 जिलों से जाती है, ये हो जाएगा। और पर्वत में जैसे सतपुड़ा पर्वत हो गया, विंध्याचल की पहाड़ियाँ होगी, सतपुड़ा जैसे मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। विंध्याचल की पहाड़ियों में कितनी मतलब श्रेणियों में कितनी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये सब आपको देखना होगा। क्योंकि ये से 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फेमस क्वेश्चंस है ना। ये मतलब मैं डीप नहीं बता रही हूँ, ये मैं बाहर का बता रही हूँ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, जिसमें आप हीरा, तांबा, मैगजीन, है ना, मैगजीन नहीं, है ना, मैग्नीज हो गया, और कोरंडम हो गया, और बस इतने ही देख लेना, है ना। क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा पढ़ोगे ना सब भूल जाओगे। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत, थोड़ा बहुत देख लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई व विद्युत परियोजनाएं, ये पूछा जा सकता है कि प्रमुख सिंचाइयाँ किस मतलब ज़्यादातर सिंचाइयाँ किस उससे होती हैं। नलकूप से होती है, नदियों से या नहरों से होती है, तो नलकूप से होती है, ठीक है। और क्या करना है, एक बात और क्या बतानी थी मैं भूल रही हूँ, चलो। अब इसके बाद देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राजनीति में अर्थशास्त्र। मध्य प्रदेश की राजनीति के अर्थशास्त्र में जैसे आपको अभी कौन से नंबर के सीएम चल रहे हैं, है ना, कौन से नंबर के सीएम हैं, और अभी जो गवर्नर हैं उसके पहले कौन से गवर्नर थे, और अनकहा लखनऊ किसने लिखा, है ना, लालजी टंडन ने लिखा था। और भी, है ना, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और वर्तमान में कौन मंत्रिमंडल में जैसे स्वास्थ्य मंत्री कौन है ना। ये मतलब ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप यदि मध्य प्रदेश के निवासी हो और तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और यदि नहीं पता है तो गलती आपकी है। और राज्यपाल, है ना, कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, ये देखना होगा आपको। अब पंचायती राज व्यवस्था में ये तो आप लोग तो महारत ही होंगे क्योंकि लॉ वाले हैं, तो महारत ही होंगे। तो पंचायती राज में 73 में संशोधन, है ना, और 74 में संशोधन, ये सब आपको देखना होगा थोड़ा थोड़ा। इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मुख्यमंत्री थे, कौन से मुख्यमंत्री नहीं थे, है ना। मतलब जैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है ना, उसमें एमपीपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है फर्स्ट पेपर में, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब आएगा मध्य प्रदेश की जननाट्यम जनगणना, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, ठीक है।
और कितने परसेंट है एरिया में, मध्य प्रदेश कौन से स्थान में आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है, जनगणना में जैसे सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला कौन सा है, संभाग कौन सा है, और उसका कितना है घनत्व वाला पूछा ही जाता है ना, कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, किसका लिंगानुपात ज़्यादा है, जैसे बालाघाट का लिंगानुपात ज़्यादा है, ठीक है। और इसी तरीके से और है ना, SC ST एरिया वाला कौन सा सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज में SC ST एरिया वाला कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है कॉमन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो यदि आप सब पढ़ोगे सब भूल जाओगे, इसलिए प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि थोड़ा सा पढ़ो और वो अपने दिमाग पे रहे, है ना, और जितना पढ़ लिया है उतना ही रखना, और कहीं कूदने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस सेट लगाना, प्रैक्टिस से अपने आप आने लगेगा। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग जैसे चमड़ा उद्योग हो गया, है ना, एग्रो कॉम्प्लेक्स हो गया, और स्टील का है ना, स्टील कॉम्प्लेक्स हो गया, और सूती उद्योग हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा कि कहाँ कहाँ स्थित है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपको आना चाहिए, कितने ज़िले हैं, कितने तहसीलें हैं, कितनी जनसंख्या है, ये राइट डाउन मतलब याद करते रहो। और 7 दिन में क्यों नहीं याद कर सकते, आज 10 है, सात 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 को आप मतलब 17 को पेपर, मतलब 18 को पेपर है तो 17 को आप जाओगे एग्ज़ाम देने, मतलब सॉरी एग्ज़ाम क्या देने, 17 को आप एग्ज़ाम देने, 18 को एग्ज़ाम देने जाओगे, 17 को आप बढ़िया अच्छे से रिवीजन विज़न करके, है ना, क्योंकि मतलब 7 दिन ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलो, मध्य प्रदेश में कृषि और कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग कौन, जैसे देखो सोयाबीन देख लेना, सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मक्का उत्पादन, आलू उत्पादन, अंगूर उत्पादन, अफीम उत्पादन, गांजा उत्पादन, ये सब कहाँ होता है, ये सब आपको देखना होगा। चलो अब आप देख लेते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, अभी ब्रिटेन के है ना, ब्रिटेन में चुनाव हुआ है, वो देखना होगा, थोड़ा सा देख लेना कि कौन बने हैं। उसके बाद आपको देखना होगा जिसमें प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार और खेल संस्थान, जैसे अभी सागर को मिला है ना, वो DSP पद मिला है, वो होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ओलंपिक में हॉकी में पार्टिसिपेट करा था, तो ये भी आप देख लेना। और जो जो जिसमें जिसमें मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करा है वो देख लेना, ठीक है ना। और स्टेडियम ज़रूर देख लेना, स्टेडियम देख लेना, वो स्टेडियम पूछे जाते हैं, ठीक है। खेल संस्थाएं कौन कौन सी हैं, पुरस्कार, हाँ, विक्रम पुरस्कार हो गया, एकलव्य पुरस्कार हो गया, और विश्वामित्र पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, जो मध्य प्रदेश के हैं उनको भी पढ़ना है, और जो मतलब इंडिया के हैं तो उनको भी पढ़ लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश ज़्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, हाँ, पुरस्कार में कितना मिलता है, जैसे एकलव्य पुरस्कार में कितना मिलता है, ठीक है ना, और उसमें कितना मिलता है, मतलब विश्वामित्र वाले पुरस्कार में कितना मिलता है, और भी 2-3 पुरस्कार ऐसे होते हैं जो खेल में मतलब वो होते हैं, ठीक है। ये सब आपको देखना होगा। मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, जैसे है ना, कोई भी इनसे व्यक्तित्व में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ज़्यादा आपको पहले कभी आप पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर तो बन ही जाएगा आपसे। चलो अब आगे और देख लेते हैं, सूचना संचारण प्रौद्योगिकी, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं देखना, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिख लेना, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लेंदी सिलेबस है। कंप्यूटर में जैसे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस देख लेना, ठीक है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लेना, एक मिनी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देख लेना, समझ में आ जाए। सूचना संचार प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में आप देख लेना, मतलब इससे क्वेश्चंस तो आए हैं MPPSC में, तो वही क्वेश्चंस आप वो कर लेना। अब आपके पास समय नहीं बचा, पढ़ोगे तो बहुत। रोबोटिक्स में जैसे रोबोटिक्स कब बना पहला रोबोटिक्स, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या मतलब इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही पढ़ लेना आप, ठीक है ना। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा समराइज देख लेना यूट्यूब से। वायरस, एंटीवायरस, फिशिंग, और 2-3 ऐसे वर्ड्स हैं जैसे स्पैम हो गया, और भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ट्रोजन हो गया, तो ये जो क्वेश्चंस ना
मतलब पुटअप होते ही होते हैं। तो वायरस हो गया और एंटीवायरस से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। और है ना, मेल मेल का जो जितना फीचर, ईमेल में जितना फीचर्स होता है, सीसी, बीबीसी, इन सबको आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कैसे कैसे काम होता है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, ई गवर्नेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ई कॉमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेना। बस इतना ही देखना है आपको। इसी तरीके से आपका ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो जो मैंने बताया है, ओल्ड पेपर देख लेना याद से, क्योंकि देखो आप लोग की तैयारी नहीं है, तो यदि आप इतना पढ़ लोगे ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और कहीं ना कहीं बन भी सकता है, मार्क्स भी आ सकते हैं।